नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है नागरिकता। ये हमारे जो राजनीति सिद्धांत वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है। और इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। बहुत सारी चीजें आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझा दिया गया है। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, सबसे पहले हम उन सभी टॉपिक को हम देख लेते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझने को मिलने वाला है समान अधिकार। समान अधिकार एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको हम समझने वाले हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे कि क्या निर्धन वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, क्या उनके लिए समान अधिकार होने चाहिए, या फिर क्या हम समान अधिकार दोनों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्या कुछ है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम एक समाजशास्त्री की बात करेंगे जिन्होंने नागरिकता शब्द की परिभाषा दी, नागरिक अधिकारों की बात की, जिनका नाम है टी.एच. मार्शल। टी.एच. मार्शल के बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद हम नागरिक और राष्ट्र की बात करेंगे, यानी कि कोई भी नागरिक है उसको किस तरीके से किसी राष्ट्र की नागरिकता मिलती है। और इसके अलावा अलग अलग देशों में क्या है कि नागरिकता देने की अलग अलग प्रावधान है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम समझ लेंगे कि किस देश में किस तरीके से नागरिकता दूसरे लोगों को मिल पाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका रहेगा शरणार्थी, है ना। शरणार्थियों के बारे में हम जानेंगे, शरणार्थियों की क्या समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम विश्व नागरिकता की बात करेंगे, क्या ये विश्व नागरिकता की परिभाषा वास्तव में कारगर सिद्ध है, और क्या ये शरणार्थियों के लिए उपयोगी होता है, क्या कुछ इनको लाभ होते हैं इससे विश्व नागरिकता की अवधारणा से, उसको हम समझने वाले हैं। और आखिर में एक और टॉपिक आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है, मतलब किस तरीके से आप भारत की नागरिकता पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, वीडियो को एंड तक देखेंगे, बारीकी से आपको चीजें समझाई जाएगी, एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करना है, वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी करो यार। भाई बहन जो भी है सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं और प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ रोशन सा स्टडी पॉइंट पे ही इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको चीज़ों को समझाया जाता है। तो कुछ अलग तरीके से आपको चीज़ें समझाता हूँ ना, तो भाई थोड़ा हटके आप भी काम करें ना यार, दबा के शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम समान अधिकार की बात करते हैं। क्या हम समान अधिकार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे समाज में जितने भी वर्ग है, चाहे वो अमीर वर्ग है ना, निर्धन वर्ग है, गरीब है, उन सभी के लिए क्या हम समान अधिकार लागू करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि अगर हम अमीर वर्ग की बात करें, है ना, तो अमीर वर्ग की जिंदगी क्या है, भारत में बहुत अच्छे से चल रही है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है ना। उनके पास ना तो भोजन की कमी है, न रहने के लिए घर की कमी है ना। जो भी मूलभूत जरूरत की जो चीजें हैं उनको मिल पा रही है। दूसरी तरफ अगर हम शहरी निर्धन लोगों की बात करें, तो शहरी निर्धन जो गरीब है, शहरी गरीब है, उनकी जिंदगी कैसी है। ज्यादातर बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ पे रहते हैं, है ना, झोपड़पट्टियों में रहते हैं। उनके पास ना तो पीने के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था है, साफ पानी की व्यवस्था है, ना उचित भोजन की व्यवस्था है उनके लिए, है ना तो रोजगार है उनके पास सही सा। वो ज्यादातर क्या करते, छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं, फेरी वाले हैं, है ना, फुटपाथ पे अपने दुकान चलाते हैं, या फिर और छोटे मोटे काम करते हैं। तो इनकी जो बस्तियां है उसकी दशा बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, है ना, छोटे छोटे कमरे में कई लोग फूसे रहते हैं, उसी में रहते हैं, है ना। कोई अपना निजी शौचालय नहीं होता, जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस तरीके से ये गंदी बस्तियां होती है। और ये यहाँ पे ज़्यादातर कौन रहते हैं, छोटे व्यापारी है ना, सफाई कर्मी होते हैं, फेरी वाले, घरेलू नौकर है ना, नल ठीक करने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन देखिए, धीरे धीरे अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मतलब शहरी गरीब है, शहरी गरीब की हालत को बेहतर करने के लिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, है ना, वो भर के सामने आए हैं। बहुत सारी दूसरी एजेंसियां हैं, और झोपड़पट्टी के जो खुद निवासी है वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, है ना, जागरूकता उनमें बढ़ी है। और देखिए 2004 में क्या हुआ, एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसके अंतर्गत जो भी ये विक्रेता थे जो कि फुटपाथ पे काम करते थे, है ना, उन सभी के लिए उन सब के नियम बनाए गए। नियम अनुसार उनके काम को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, उनकी दुकानों को मान्यता देने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब दूसरे एक और हम वर्ग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम आदिवासियों की बात कर लेते हैं, है ना। क्या आपको लगता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी तो हमारे देश के नागरिक ही है ना यार। आदिवासी भी क्या है, वो भी हमारे देश के नागरिक ही है ना, कहीं कहीं, है ना। लेकिन भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जो ये आदिवासी है उनको उनके जगह से बेदखल किया जा रहा है ना। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है
जमीन की कमी हो रही है, संसाधनों के अभाव के दबाव के कारण क्या है कि जहाँ भी आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो उद्यमी है ना, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, या फिर कहीं भी खनिज संसाधन मिलता है तो वहाँ पे फिर उद्योग लगाए जाने लग जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि उनको अपने जगह से विस्थापित किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग भी एक है कि भाई टूरिज्म के कारण भी क्या होता है, मूल निवासियों के जीवन को मतलब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनके जंगलों को सफाया किया जा रहा है ना, वनों को काटा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मूल निवासियों के लिए क्या है, नुकसानदायक हो। तो वो तो यही चाहते हैं ना कि भाई उनको अपने इलाके में रहने दिया जाए, स्वतंत्रतापूर्वक रहे, जहाँ मर्जी चल फिर सके, बस यही चाहते हैं, ठीक है। तो उनके भी भाई अपनी अलग डिमांड है। तो कहने का मतलब क्या है, इस टॉपिक में समझाने की कोशिश क्या की गई है कि भाई लोगों की ज़रूरतें अलग अलग है। अगर हम एक जैसी नीतियाँ सभी के लिए बना देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी का भलाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लोगों की ज़रूरतें अलग अलग होती है, इसीलिए हमें जो नीतियों का निर्धारण है वो सभी वर्ग के को देखकर हमें करना चाहिए, सभी वर्ग की समस्याओं को देखकर फिर हमें मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अपने नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। दोस्तों अब हम टी.एच. मार्शल की बात करते हैं। देखिए टी.एच. मार्शल एक समाजशास्त्री थे और इन्होंने अब एक पुस्तक लिखी थी, नागरिकता और सामाजिक वर्ग, 1950 के आसपास, ये डेट आपके बुक में बता रखा है। तो मार्शल ने क्या किया, नागरिकता को परिभाषित करते हुए ये बताया कि किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यता को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया नागरिकता को। कहने का मतलब क्या है कि किसी समुदाय की जो आपको मतलब जो पूर्ण सदस्यता आपको मिली है और वहाँ से जो आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहा है, मतलब प्रतिष्ठा मतलब एक तरीके से सम्मान की यहाँ पे बात की जा रही है, उसी को उन्होंने क्या किया, नागरिकता के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए नागरिकता में सबसे ज़्यादा महत्व समानता को देते हैं, ठीक है, क्योंकि समानता मतलब ये है कि भाई नागरिक जो है वो सभी समान है ना, देश के सभी नागरिक क्या है, एक बराबर है, मतलब समानता को विशेषकर ये महत्व देते हैं। तो ये जो मार्शल है मतलब टी.एच. मार्शल हो, नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले नागरिक अधिकार की उन्होंने बात की, उसके बाद राजनीतिक अधिकार और उसके बाद सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार में क्या होता है भाई, जीवन जीने का अधिकार है, आज़ादी और जायदाद रखने का जो अधिकार है, उसके हिफाजत करने का जो अधिकार है वो आपके नागरिक अधिकार में आ जाएगा। राजनीतिक अधिकार में कौन से अधिकार आएंगे भैया, तो शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अधिकार, मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तो ये आपके राजनीतिक अधिकार हो गए। सामाजिक अधिकार में शिक्षा, रोजगार का अधिकार, ये सब आपके किस अधिकार में आ जाएंगे, सामाजिक अधिकार में आ जाएंगे। तो ये है आपका टी.एच. मार्शल वाला टॉपिक, आपके बॉक्स में ये चीज़ें बता रखी है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं नागरिक और राष्ट्र, ये जो हमारा टॉपिक है उसको हम समझते हैं। देखिए अगर हम राष्ट्र के अगर नागरिक होने का दावा करते हैं, हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा, है ना, या किसी खास उत्सव के आयोजन के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने राष्ट्रीय पहचान को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो कोई भी राष्ट्र राज्य है उसका कोई क्या होता है, सीमा होता है ना। जैसे हम भारत की सीमा की बात करते हैं तो उसके अंदर हम रहते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं, अपने राष्ट्रीय पहचान को इंगित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें, आधुनिक राष्ट्र की बात करें, आधुनिक राज्य की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें सभी सदस्य की भागीदारी, देश में, राज्य में समस्त सदस्यों की भागीदारी हो सके। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जहाँ पे नागरिकता को मतलब प्रदान करने की कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जैसे यहाँ पे फ्रांस की हम बात कर लेते हैं, तो फ्रांस अपने आप को क्या करता है, एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर रखा है, और उसने यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका जैसे जो दूर के जो दूसरे देश है उनके नागरिकों को भी अपने देश में शामिल कर। तो फ्रांस में क्या है कि भाषा और संस्कृति इनकी राष्ट्रीय पहचान की मेन विशेषता है ना। और नागरिकों से आशा की जाती है, जितने भी फ्रांस के नागरिक हैं उनसे ये आशा की जाती है कि वो अपने सार्वजनिक जीवन में क्या करें, फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति को अपनाए। ऐसा नहीं है कि भाई वो सार्वजनिक जीवन में अपने पुराने पहचान को अपना के रखे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सार्वजनिक जीवन मतलब जो भी वो सार्वजनिक जीवन जिएंगे तो उसमें क्या होगा, वो फ्रांसीसी भाषा का इस्तेमाल करें और फ्रांस की जो संस्कृति है उसका इस्तेमाल करें। तो इसको लेकर कई बार विवाद भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी सिख स्टूडेंट, कई बार सिख स्टूडेंट ने क्या किया, स्कूलों में पगड़ी पहन के आने की डिमांड की। इसी प्रकार से मुस्लिम छात्रों ने क्या किया, जो वो दुपट्टा डाल के आती है अपने सर पे, तो वो डालने की मांग की। तो ये क्या है, लेकिन वहाँ के जो फ्रांसीसी सरकार है उसने तो मना कर दिया, क्योंकि भाई ये क्या है, सार्वजनिक जीवन में वो क्या कर रहे हैं, धार्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो पगड़ी है या फिर ये जो मुस्लिम जो लड़कियां जो दुपट्टा डालती है, तो वो क्या है,
ये कहीं ना कहीं धार्मिक मतलब प्रतीकों को क्या कर रहे हैं, वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी मान्यता वहाँ की सरकार नहीं देती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इजराइल और जर्मनी की। अब यहाँ पे क्या है कि नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो धर्म और जातीय मूल के आधार पर किया गया है। जैसे हम इजराइल की बात कर लेते हैं, इजराइल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए इजराइल जो है एक यहूदी धर्म वाला देश है। यहूदी यानी कि जूइस होते हैं, जूइस है ना, ज़्यादातर जूइस लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो यहूदी है उसको अपने आप इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई भी बच्चा किसी दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी पैदा होता है जो कि वो यहूदी है, तो उसको अपने आप इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भाई नागरिकता धर्म के आधार पे भी मिल जाती है ना, जाति के आधार पे भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपके समझाया गया है। देखिए अब हम बात करते हैं शरणार्थियों के बारे में। शरणार्थी होते कौन है? तो शरणार्थी हम उन विस्थापित लोगों को कहते हैं जो किसी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं युद्ध के कारण, या फिर कोई आंतरिक गड़बड़ी हुआ है ना, या फिर भूखमरी के कारण, या फिर विभाजन के कारण हो सकते हैं। शरणार्थी किसी दूसरे देश में वो चले जाते हैं, वहाँ के लोग तो शरणार्थी कहलाएंगे। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में आते रहते हैं, है ना। या फिर हम बांग्लादेश का जो उस समय 1971 के युद्ध की हम बात कर ले, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो जो जो पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल कह रहा हूँ, यानी कि जो इस समय का बांग्लादेश है, बांग्लादेश से बहुत सारे बंगाली लोग भारत में आए थे शरणार्थी के तौर पे, जो युद्ध की वजह से हुआ था, है ना। तो शरणार्थियों की समस्या भी भाई बहुत गंभीर है, क्योंकि शरणार्थी अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कोई दूसरा देश उनको अपनाने को राजी नहीं होता, है ना। क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? क्योंकि इसके पीछे का मेन कारण ये है कि भाई वो देश के ऊपर बोझ हो जाएंगे एक तरीके से। अब बहुत सारे, जैसे हम भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, भारत में अगर कोई शरणार्थी, बांग्लादेश से कोई शरणार्थी आता है तो उसको हम भारत की नागरिकता थोड़ी नहीं दे देंगे यार, क्योंकि हम भाई अपने लोगों के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रहे, हम अपने लोगों के लिए ही अच्छी सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, उनको अच्छी बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं। तो दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम तुरंत थोड़ी नहीं भारत की नागरिकता दे देंगे, ये तो भाई समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इस कारण शरणार्थियों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है भाई। अब हम वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, विश्व नागरिकता की बात करते हैं। तो देखिए विश्व नागरिकता जो है वो आज के समय में विकसित हुआ क्योंकि तकनीक में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तकनीक में बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति हुई, संचार के नए माध्यम है हमारे पास, टेलीविज़न, इंटरनेट, है ना। इसने क्या किया, समाज को आपस में जोड़ दिया है। पहले विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में सूचनाओं को पहुँचाने में कई महीनों लग जाते थे, खबरों को पहुँचाने में कई महीनों लगते थे, लेकिन अब तुरंत चुटकियों में सूचनाओं का प्रचार प्रसार हो जाता है ना। जो भी टेलीविज़न पे हम कोई भी दूसरे देश में कोई विनाश होता है, युद्ध होता है, तो उसका हम सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। तो इससे क्या है कि देशों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में भाईचारे की भावना विकसित हुई है और वो परस्पर जुड़े हुए महसूस करते हैं, है ना। इसी को हम कहीं ना कहीं वैश्विक नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत रखते हैं। अब ये जो वैश्विक नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं के समाधान में भी हेल्प करता है। जैसे कि हम शरणार्थियों की समस्या की बात कर सकते हैं, तो शरणार्थियों की समस्या का समाधान हम वैश्विक नागरिकता के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर शरणार्थी मान लो किसी दूसरे देश में है तो सरकार आपस में बातचीत करके तुरंत उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है, उनके लिए भोजन वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध करा सकती है ना। कम से कम सुरक्षा संबंधित अधिकार तो उनको मुहैया करा ही सकती है। जो भी बुनियादी अधिकार है वो शरणार्थियों को वैश्विक नागरिकता की वजह से मिल सकता है। तो वैश्विक नागरिकता का उपयोग इस समय है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि भाई शरणार्थियों से आप क्या, शरणार्थी कौन होते हैं और वैश्विक नागरिकता के द्वारा हम शरणार्थियों की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे पा सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान का जो खंड 3 है ना, तीसरे खंड में ये सारे कानून बनाए गए हैं जिससे कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पा सकता है। इसमें सबसे पहले हम वंश परंपरा की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता भारतीय वंश के थे, मतलब भारत के ही, उनके सारे वंश जो है पूरी पीढ़ी सब यहीं पे रही है और वो कुछ वर्ष से क्या कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। तो वो नागरिकता पाने के लिए उनको क्या करना होगा, लगभग ऐसा कहा जाता है कि भाई वो 7 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, भारत में रह के भारत की नागरिकता पा सकते हैं। इसके अलावा एक है जन्म, है ना। अगर मान लो कि किसी बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ है तो जन्म द्वारा भी वो नागरिकता पा सकता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। माता या पिता में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक है
और कोई दूसरा जो है वो बस अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये जन्म द्वारा हो गया। एक होता है आपका देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है कि इसमें मान लो कोई व्यक्ति जो है वो भारत में 12 वर्ष तक रहता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे जो खंड 3 के जो भी नागरिकता प्राप्त करने संबंधित जो भी शेड्यूल बनाया गया है, जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, उन सभी को पूरा कर लेता है, तो उसको देशीकरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। और एक पॉइंट आप पंजीकरण बता सकते हैं, भाई रजिस्ट्रेशन करवाइए आप, है ना, आप भारत के नागरिक हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी। इसमें भी ये होता है कि 7 वर्ष तक आपको भारत में रहना होता है, और आपके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारत के नागरिक हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे कि भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति पा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, इतनी लेंदी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।